एक ऐसी सलाह जिसे आपके टीचर्स ने आपको कभी ना कभी जरूर दी होगी, वो है इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, यानी अपनी राइटिंग सुधारिए। आपने कोशिश भी की लेकिन अभी तक आपकी हैंड राइटिंग सुधरी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें बताए गए तरीकों को आप आज से ही अपनाना शुरू करिए और इसका फर्क आपको मात्र 3 सप्ताह में दिखने लगेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल स्टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड हैंडराइटिंग। गुड हैंडराइटिंग इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग बाय विच वी कन्वेड our thoughts, our answers of a specific question clearly to the readers or the examiner। मतलब गुड हैंड राइटिंग एक तरीके की राइटिंग है जिसके जरिए हम अपने विचारों को या किसी सवाल के जवाब को अपने पढ़ने वाले या एग्जामिनर तक पहुंचाते हैं। क्या आप जानते हैं, एग्जाम में टॉप करने के तरीकों में एक आसान तरीका है गुड हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो एग्ज़ाम में आपको पर क्वेश्चन 80 to 90% मार्क्स मिलने की संभावना होती है। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में पर क्वेश्चन 50 to 60% मार्क्स ही मिल पाते हैं। मतलब सीधा सीधा 20 से 30% का नुकसान होता है। ग्राफोलॉजिस्ट के अनुसार people with good handwriting can express themselves a lot better than others। वे लोग जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है वो दूसरों की तुलना में खुद को, सामने वाले को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब आपकी राइटिंग किसी टीचर के सामने या किसी रीडर के सामने पहुंचती है तो अपना इम्प्रेशन बताने के लिए आप स्वयं नहीं होते बल्कि आपकी राइटिंग होती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो टीचर पहले से ही आपकी पर्सनालिटी को लेकर के एक इमेज बना लेता है। अगर आपकी राइटिंग नहीं अच्छी है तो उसको भी लेकर के आपकी एक इमेज सामने वाले के दिमाग में बन जाती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि राइटिंग का कंटेंट मायने नहीं रखता है, बिल्कुल मायने रखता है। लेकिन जब आपका लिखा हुआ आंसर या आर्टिकल किसी के सामने जाता है तो सबसे पहले वो राइटिंग को देखता है, ना कि वो कंटेंट पढ़ता है। और जैसे ही राइटिंग उसके सामने आती है उसकी आपके प्रति एक इमेज बन जाती है और बनी बनाई इमेज को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों आपकी हैंड राइटिंग सुधर नहीं रही है? हैंड राइटिंग सुधारने के कई तरीके आपको स्कूल में, कॉलेजेस में बताए जाते हैं। यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ हैं जिनमें बताया गया है कि आप अपनी हैंड राइटिंग को कैसे सुधारें। तो आखिर क्या कारण है कि आपकी हैंड राइटिंग सुधर नहीं रही है? वास्तव में इसके केवल 2 कारण हैं। पहला है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आप बड़े जोश के साथ राइटिंग सुधारने का डिसाइड करते हैं, आप बताए गए तरीकों को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन बाद आपको अपनी राइटिंग में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। आपको लगता है आपकी राइटिंग अब कभी नहीं सुधरेगी और हार मान करके आप राइटिंग सुधारने का प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। दूसरा कारण है बताए गए मेथड्स। आपको ऐसे ऐसे तरीके राइटिंग सुधारने के बताए जाते हैं जिन्हें आप करने का तो प्रयास करते हैं लेकिन वो प्रयास बहुत जल्द बेकार साबित होने लगते हैं। जैसे पेन को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पकड़ो, अक्षरों को ऐसे नहीं, वैसे लिखना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करेंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये बदलाव आपके लिए नए नहीं हैं बल्कि वही स्टेप्स हैं जिन्हें आपने अपने बचपन में फॉलो किया था। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप एक पैराग्राफ लिखिए, उसके बाद आप देखिए कि वो कौन कौन से लेटर्स हैं जो सही तरीके से बन नहीं रहे हैं। अब लेटर सही तरीके से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं ये कैसे पता चलेगा?
आप अपने घर के किसी भी मेंबर को उस पैराग्राफ को पढ़ने को कहिए। वो शब्द जिसे पढ़ने वाले को समझने में परेशानी हो या फिर जिसे पढ़ने में थोड़ी सी भी उसको दिक्कत महसूस हो, आप समझ जाइए कि आपका समय आ चुका है कि अब आप एक बार फिर से बेसिक्स की ओर चलें। गुड हैंड राइटिंग डज नॉट मीन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ राइटिंग और स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। इट मीन the words which are written it must be easily understandable, readable to everyone। मतलब गुड हैंड राइटिंग कोई स्पेशल टाइप की हैंड राइटिंग नहीं है, बल्कि गुड हैंड राइटिंग का मतलब होता है आपने जो भी शब्द लिखे हैं वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो और हर किसी के लिए पढ़ने में आसान हो। अब आपको पता चल गया कि वो कौन कौन से लेटर्स हैं जो हर किसी के लिए आपके द्वारा लिखे जाने के बाद पढ़ने में अंडरस्टैंडेबल नहीं होते। अब ज़रूरत है आपको बेसिक्स पर पहुंचने की, मतलब अब ज़रूरत है आपको लेटर्स को एक बार फिर से लिखकर प्रैक्टिस करने की। जैसे हाउ टू राइट कैपिटल ABC to Z और हाउ टू राइट स्मॉल ABC to Z, या कहाँ से लेकर के ज्ञा तक आखिर इन लेटर्स को लिखेंगे कैसे, आप इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 3 दिन तक आपको सभी लेटर्स की प्रैक्टिस कम से कम 3 से 4 बार लिख करके करनी है, और ये प्रैक्टिस सीरियस होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जब भी आप लिखने बैठिए तो ये सोच करके बैठिए कि आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं और वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो शब्द लिख रहे हैं, जो वर्ड्स लिख रहे हैं, उसके अंदर जो लेटर लिखे हुए हैं वो हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए। जब आपके लेटर्स अच्छी तरीके से बनने लगें तब जरूरी है आपको वर्ड्स लिखने की। वर्ड्स यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अब अलग अलग लेटर्स को एक साथ लिखना शुरू करते हैं, और ये अभ्यास भी आपको 3 से 4 दिन लगातार करना है। हाँ, ध्यान रखिए कि शब्द में लिखे प्रत्येक लेटर सही तरीके से बने हो, सही ऊंचाई के हो, सही फॉर्मेशन के हो। वर्ड्स पे कमांड होने के बाद अब आपको सेंटेंस लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हर लाइन में कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 शब्द हों। शब्दों के बीच बहुत ज़्यादा ना हो और ना ही बहुत कम हो, और साथ ही आप जो कटिंग करते हैं सेंटेंसेस में, वो कटिंग भी कम से कम हो। हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी तक बताए गए जो आप तरीके अप्लाई कर रहे थे, ये अभ्यास आपको पेंसिल से करना है, ताकि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो आप उसको सही कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद अगले 1 हफ्ते तक आपको यही अभ्यास यानी लेटर्स लिखना, फिर वर्ड्स लिखना और फिर उनके जरिए सेंटेंसेस लिखना आपको पेन के साथ करना है। वीडियो देखते समय आपको ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये सब क्या बता रहे हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा होता है? यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इन बताए गए तरीकों को मात्र 7 दिन तक अप्लाई करेंगे, तभी से ही आपको अपनी राइटिंग में थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा, और 3 हफ्ते बाद तो आपकी राइटिंग पूरी तरीके से सुधर जाएगी। अगर अब भी आपको विश्वास नहीं होता है तो 7 दिन बाद एक बार फिर से आप एक पैराग्राफ लिखिए और फिर उसके बाद उसे किसी को पढ़ाइए। अब आपका लिखा हुआ दूसरे व्यक्ति को और ज़्यादा समझ में आएगा। 1 हफ्ते बाद आप वो पैराग्राफ पेंसिल से लिखिए और फिर 2 हफ्ते बाद वही पैराग्राफ आप पेन से लिखिए और पढ़ाइए, और आप सामने वाले का कॉम्प्लीमेंट देखिए। वो खुद ही कहेगा कि आपकी राइटिंग पहले की तुलना में सुधर चुकी। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। राइटिंग की प्रैक्टिस में सबसे ज़रूरी है आपकी सिटिंग पोजीशन। आपको राइटिंग लिखते समय एकदम सीधे होकर के बैठना है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप अगर हो सके तो आप अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस टेबल और मेज पर बैठ करके करिए।
हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी जब कभी भी आप कुछ भी लिखने बैठें तो यही सोच कर बैठें कि आपको अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी है, और वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो भी रही है। बस आपको ख्याल ये रखना है कि आपको जो तरीके बताए गए हैं, जिस तरीके से आपको बताया गया है कि आपको पहले लेटर्स पर ध्यान देना है, फिर उसके बाद वर्ड्स में ध्यान देना है, और फिर वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस पे ध्यान देना है। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी, और एक समय आएगा जिसके बाद आपको अपनी राइटिंग को लेकर के शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। जब कभी भी आप लिखने बैठें और आपसे एरर हो जाए तो आपको उस एरर को एक सीधी लाइन से काट देना है, ना कि जिगजैग तरीके से। एक्चुअल में आपकी आदत होती है जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको इतना जिगजैग करके काटते हैं कि दूर से ही वो गलती हाईलाइट होने लगती है, जबकि होना ये चाहिए अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसे मात्र एक सीधी लाइन से काट दीजिए। इससे वो गलती हाईलाइट भी नहीं होगी और गलती भी कट जाएगी। जब आप बताए गए इन तरीकों को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठता है कि क्या आपको अपनी राइटिंग स्पीड स्लो रखनी चाहिए या फिर फास्ट करनी चाहिए। तो याद रखिए, जब आप अपनी राइटिंग इम्प्रूवमेंट की फर्स्ट स्टेज पर हों तब आपको अपनी राइटिंग स्पीड स्लो रखनी है, और जब आपकी हर स्टेप पर कमांड हो जाए तो आपको अपनी राइटिंग स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना है। हाँ, याद रखना है कि कहीं स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आपके लेटर्स सही तरीके से सही फॉर्मेट में बनना बंद ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतनी स्पीड में लिखना शुरू करते हैं कि बॉय को हम स्पीड में बॉग लिख देते हैं, डॉग लिख देते हैं, तो इतनी भी स्पीड अच्छी नहीं है। अच्छे खासे प्लान और स्ट्रेटजी को केवल एक चीज़ बर्बाद करती है, वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको भी अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट में इस बात का ध्यान रखना है। आपको बताए गए स्टेप्स को 3 हफ्ते तक लगातार बिना खुद पे डाउट किए हुए बस करना है। आपको लेटर्स पर ध्यान देना है, लेटर्स के बाद आपको वर्ड्स पर, और वर्ड्स के बाद फिर सेंटेंसेस पर, और 3 हफ्ते बाद आपको इसका फ़र्क दिखाई देगा। हालांकि आप हर हफ्ते के बाद अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन 3 हफ्ते बाद आपको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। कंसिस्टेंसी इज द क्रिटिकल ड्राइवर फॉर सक्सेस। कंसिस्टेंट होने का मतलब होता है यू आर डेडिकेटेड टू योर गोल। कंसिस्टेंसी आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगती है और चाहती है कि आप किसी काम को बार बार करें, और जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को और आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यकीन मानिए, ये जितने स्टेप आपको बताए गए हैं ये सारे स्टेप्स पहले अप्लाई किए गए हैं और उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद ही आपको बताए गए हैं। आप इन्हें फॉलो करिए और 3 हफ्ते बाद क्या रिजल्ट होता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।